एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में गोपाल अपनी 3 बेटियों संध्या, मीरा और नैना के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। गोपाल बहुत मेहनत करके गुजारा कर रहा था। एक दिन, अगर यही हालात रहे तो मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा? मैं तो 2 वक्त का खाना ही इतनी मुश्किल से ला पाता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गोपाल बीमार पड़ जाता है। घर में खाने को कुछ नहीं होता। गोपाल के इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। घर में जो भी होता है वो संध्या पिताजी को दे देती है और अब उन तीनों बहनों के लिए कुछ नहीं बचता। तीनों पानी पीकर सो जाती हैं। संध्या सुबह उठती है और सोचती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिताजी की तबीयत तो अभी बहुत खराब है, पता नहीं कितना समय लगेगा। संध्या काम की तलाश में निकल ही रही थी कि इतने में उसकी दोनों बहनें आती हैं और कहती हैं, दीदी मैं भी आपके साथ काम ढूंढने चलती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। हम दोनों पढ़ पाए इसलिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैं सब जानती हूँ दीदी, क्या सिर्फ बड़ी बहन होने का फर्ज आप ही निभाएंगी? यह सुनकर वहाँ खड़ी नैना भी बोल पड़ी, हाँ संध्या दीदी, हम दोनों सब जानते हैं। जब भी घर में कभी खाना कम होता है तो तुम हमें अपने हिस्से का खाना दे देती हो। दीदी मैं भी आपके साथ चलूंगी। दीदी मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। संध्या काम की तलाश में निकलने लगती है। मीरा और नैना संध्या की बात नहीं मानते और वो दोनों संध्या के साथ काम पर जाने की जिद करते हैं। संध्या उनके आगे हार जाती है। तीनों काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं पर कोई काम नहीं मिलता। तीनों को बहुत भूख लगी होती है। तीनों ने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। संध्या दीदी, कितना समय हो गया काम ढूंढते ढूंढते। अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो पिताजी को क्या खिलाएंगे और उनकी दवा का क्या होगा? तू चिंता मत कर, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अभी थोड़ा समय है शाम होने में। शाम हो जाती है। तीनों को काम नहीं मिलता। तीनों बहन एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। तभी संध्या हिम्मत करके कहती है, चलो तुम दोनों चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के पेड़ पर कई तरह के फल लगे होते हैं। क्या पता किसी पेड़ पर कोई फल या कुछ खाने को मिल जाए। तीनों बहनें जंगल के रास्ते चल देती हैं। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगता है और तीनों बहनों को बहुत डर लगने लगता है। तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। उसे देखकर तीनों की हालत डर के मारे खराब होने लगती है। तभी शेर कहता है, वाह, आज तो इतना सारा मांस खाने को मिलेगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। शेर जी आप मुझे खा लीजिए पर मेरी दोनों बहनों को छोड़ दीजिए। नहीं शेर जी आप मुझे खा लीजिए। नहीं नहीं शेर जी, आप इन दोनों की बात मत मानो, आप मुझे खा लो। घबराओ नहीं संध्या, मीरा और नैना, मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं मारूंगा। शेर जी आपको हम तीनों का नाम कैसे पता? मैं एक जादुई शेर हूँ। मुझे किसी सच्चे इंसान की तलाश थी जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे इंसान की मदद करने से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूँ तुम तीनों यहाँ क्यों भटक रही हो। तभी शेर अपने जादू से तीनों के सामने एक एक जादुई चूल्हा रख देता है और कहता है, ये तीनों जादुई चूल्हे हैं। संध्या, इस चूल्हे पर तुम जो भी बनाओगी वो भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा। और मीरा, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो बहुत मीठा और स्वादिष्ट बनेगा। और नैना, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो क्या कहते हैं उसे चाइनीज भोजन में बदल जाएगा और बहुत स्वादिष्ट भी होगा। इन चूल्हों का हमेशा सही इस्तेमाल करना और बने हुए खाने को बर्बाद मत करना। ये कहकर शेर गायब हो जाता है। तीनों बहनें जादुई चूल्हे को लेकर घर आ जाती हैं और पिताजी को सब बताती हैं। अब उन सब की जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। अब गोपाल भी काम पर नहीं जाता था। अब मीरा और नैना दोनों उस जादुई चूल्हे पर बहुत सारा खाना बना लेती और उसे बर्बाद करती थी। गोपाल और संध्या ने दोनों को ऐसा ना करने को कहा। एक दिन, मीरा, नैना, तुम दोनों इस जादुई चूल्हे का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम दोनों को अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाना चाहिए। मीरा और नैना पर संध्या की बात का कोई असर नहीं पड़ता। दोनों इसी तरह खाना बर्बाद करती रहती हैं। मीरा अलग अलग तरह के मीठे पकवान बना लेती है। जो मन करता है खा लेती है, बाकी फेंक देती है।
नैना भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। संध्या ने दोनों को बहुत समझाया, पर दोनों की आदत नहीं सुधरी। एक दिन, संध्या दीदी, क्या तुमने मेरा चूल्हा कहीं देखा है? मिल नहीं रहा है। मेरा भी चूल्हा नहीं मिल रहा है। अरे ये क्या, मेरा भी चूल्हा नहीं है। तभी गोपाल आता है और सारी बातें सुनने के बाद कहता है, मीरा और नैना, मैंने और संध्या ने तुम दोनों को कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद ना करो। जादुई चूल्हे पर जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाओ, पर तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज तुम्हारी वजह से संध्या का चूल्हा भी गायब हो गया। ये सब सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। रात हो जाती है, दोनों को बहुत भूख लगती है, पर खाने को कुछ नहीं था। सब भूखे ही सोने जाते हैं। अचानक बहुत बारिश होने लगती है और बहुत आंधी तूफान भी आने लगता है। मैंने सोचा था कि कल सुबह उठकर कोई काम ढूंढने जाऊंगा, पर इतनी बारिश हो रही है, लगता नहीं कि ये बारिश 2-3 दिन से पहले रुकेगी। हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। अब तो 2-3 दिन भूखे ही सोना पड़ेगा। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उस चूल्हे पर बने खाने को ऐसे बर्बाद ना करती तो आज भी वो चूल्हा हमारे साथ होता। मैं उस जादुई चूल्हे के आने के बाद अपने पुराने दिन भूल गई थी कि किस तरह हमें भूखे पेट सोना पड़ता था। मीरा दीदी, तुम ठीक कहती हो। ये सब हम दोनों की गलती से हुआ है और हमारी वजह से संध्या दीदी का चूल्हा भी गायब हो गया। ये कहकर दोनों रोने लगती हैं। संध्या उनके पास जाकर दोनों को चुप करवाती है और कहती है, चुप हो जाओ, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। भगवान सब ठीक करेंगे। गोपाल और तीनों बहनें सो जाती हैं और अगली सुबह जब मीरा और नैना उठती हैं तो देखती हैं कि आंगन में तीनों के जादुई चूल्हे रखे हैं। अरे ये तो हमारे ही जादुई चूल्हे हैं। हाँ, ये हमारे ही जादुई चूल्हे हैं जो कि मैंने ही छुपाए थे तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। मैंने और पिताजी ने ये योजना बनाई थी क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद ना करो, पर तुम दोनों ने एक ना सुनी। संध्या दीदी, तुमने अच्छा किया ऐसा करके। हम दोनों भूल गए थे कि भूख क्या होती है। हाँ संध्या दीदी, नैना एकदम ठीक कह रही है। दोनों बहनें संध्या, पिताजी और उस जादुई चूल्हे से माफी मांगती हैं और भविष्य में ऐसा ना करने की कसम खाती हैं। अब वो जादुई चूल्हे पर खाना बनाती और गरीब और भूखे लोगों को भी खिलाती और इसी तरह वे सब प्यार से अपना जीवन जीने लगे।